हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम एक क्वेश्चन को लेने वाले हैं, जो कि वो क्वेश्चन ये है कि क्या ईटीएफ में भी रिस्क होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने आज तक हमसे पूछा है कि क्या ईटीएफ में भी स्टॉक जैसा रिस्क होता है, क्या ईटीएफ में भी पैसे जो हैं जीरो हो सकते हैं, मतलब जो हम पैसा लगाते हैं वो जीरो हो सकता है, या फिर और क्या क्या रिस्क होते हैं ईटीएफ में। तो आज हम ईटीएफ में जितने भी रिस्क होते हैं सबको हम देखने वाले हैं और स्टॉक से भी कंपेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो भी आप ईटीएफ में करते हैं, तो अगर आप ईटीएफ में किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें आपको कि आज हम जो ये पूरा वीडियो समझने वाले हैं वो दो ईटीएफ का एग्जांपल लेने वाले हैं। पहला है बैंक 20 और दूसरा है निफ्टी 20। क्योंकि दोस्तों यही वो दो ईटीएफ है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें AUM साइज है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग इन दो ईटीएफ पे ट्रस्ट करते हैं। और ये दो ईटीएफ सबसे पुराने भी ईटीएफ है, क्योंकि दोस्तों ये इंडेक्स हैं एक तरह से। तो इतना सब तो आप जानते ही होंगे अगर आप ईटीएफ में काम करते हैं। तो इसी दो ईटीएफ को लेके हम सब कुछ समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं बैंक 20 को। तो पहले देख लीजिए दोस्तों, हम मैक्सिमम पे लगा कर रखे हैं इस चार्ट इस ईटीएफ को, और देखेंगे दोस्तों कि पास्ट में कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी ईटीएफ या स्टॉक को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वो हम पास्ट के बेसिस पे ही करते हैं, क्योंकि पास्ट के बेसिस में ही हम फ्यूचर या प्रेजेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में सब कुछ बातें जो भी होती हैं वो पास्ट के बेसिस पे ही होती हैं। तो हम यहाँ पे पिछले डेटा से ही कंपेयर करने वाले हैं। तो आज की डेट में 434 रुपये चल रहा है बैंक 20 का ईटीएफ। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर हम यहाँ पे जाते हैं 2008 में, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी रिसेशन की वजह से, तो देख सकते हैं दोस्तों लगभग 64 से 65% की गिरावट देखने को मिली थी। आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे, दिसंबर 2007 से लेके मार्च 2009 तक एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, लगभग 65% की गिरावट, जो कि हमने अभी आपको दिखाई। ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी और कई साल यानी 2 साल लगभग चली थी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब अगली गिरावट देखते हैं कब हुई थी इसमें बड़ी गिरावट। तो ये देखिए दोस्तों, 35% के आसपास की गिरावट 2010 में और 2011 के बीच में। तो और यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी हमें कुछ गिरावट देखने को मिल रही, पर इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। तो अब यहाँ देख पा रहे होंगे लगभग 30% की गिरावट हमें 2015 से 16 के बीच में भी देखने को मिली थी। फिर यहाँ पे कोविड का सेशन आया, फिर यहाँ हमें 40% के ऊपर की गिरावट देखने को मिली। और पिछली साल जो जून में गिरावट देखने को मिली थी, वहाँ भी हमें लगभग 15% के आसपास 16% की गिरावट देखने को मिली है। तो कहने का मतलब दोस्तों, रिस्क का मतलब क्या होता है ईटीएफ में या स्टॉक में जो भी है, मतलब रिस्क का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। रिस्क का मतलब ये होता है, अगर हम कोई पैसे इन्वेस्ट करते हैं, देखिए जीरो हो जाना पैसा ही रिस्क नहीं होता है। देखिए स्टॉक में हाँ ये रिस्क होता है कि वहाँ पैसा जीरो हो सकता है, पर ईटीएफ में दोस्तों एक कंपनियाँ तो होती नहीं हैं किसी भी ईटीएफ के पीछे। जैसे बैंक 20 में 12 कंपनियाँ हैं, निफ्टी 20 के पीछे 50 कंपनियाँ हैं। तो दोस्तों, और इसमें टाइम टू टाइम फेर भी होता रहता है, फेर बदल भी होता रहता है। तो दोस्तों रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई पैसा किसी ईटीएफ में या स्टॉक में लगाते हैं, अगर एक बड़ा गिरावट आता है, मान लेते हैं 40% 50%, क्योंकि इसके बाद लोगों के डिसिप्लिन ना जवाब दे जाते हैं। वो आदमी तो ये सोचता है लॉस बुक कर लें या कैसे तैसे यहाँ से निकल जाएं। तो लॉस बुक करना एक रिस्क ही होता है दोस्तों। अगर देखिए यहाँ पे जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको 65% की गिरावट देखने को मिली थी, तो शायद ही यहाँ पे कोई इतना नीचे तक गया होगा मेरे हिसाब से। अगर कोई अगर यहाँ टॉप पे बाई किया होगा, जो कि 2008 की बात कर रहे हैं हम इस समय दोस्तों एग्जांपल के तौर पे, तो अगर कोई टॉप पे बाई किया होगा और उसका पोर्टफोलियो 65-61% तक नीचे गया है, तो यहाँ तक वो वेट ही नहीं करेगा, वो 50% तक या 40% जब उसका लॉस गया होगा वो लॉस बुक करके निकल चुका होगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि ईटीएफ जीरो नहीं होगा, हमें सबको पता है, पर क्योंकि हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा काम करता है कि हम बड़ा लॉस झेलने को तैयार होते ही नहीं हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा 30% 40% से ज़्यादा लॉस नहीं झेल सकते हैं। हम लोग किसी तरीके से फिर उसमें से निकल जाएंगे, हमें डर लग जाएगा कहीं हमारा पैसा जीरो ना हो जाए। पर दोस्तों, जो इस तरह की लॉस को झेल पाता है असली निवेशक वही होता है दोस्तों। क्योंकि ईटीएफ में हमें एक चीज़ की सिक्योरिटी तो मिल जाती है कि इसमें हमारा पैसा जीरो नहीं होगा, पर पेशेंस मांगता है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 2 साल तक पोर्टफोलियो रेट रहा होगा जो भी यहाँ पे बाय किया होगा टॉप पे, दिसंबर 2007 से मार्च 2009, लगभग 1.5 साल। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि
ETF में भी रिस्क होता है। अगर आप एकदम टॉप पे कहीं फंस जाएंगे, वैसे तो यहाँ तो बहुत ही बड़ी गिरावट हुई थी, अगर बीच में भी बाय किए होंगे तब भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली होगी। तो कहने का मतलब है ETF में भी रिस्क होता है। जो लोग कहते हैं, आप लोग को बहुत से यूट्यूब में लोग मिल जाएंगे कहेंगे ETF में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जीरो हो जाना पैसा ही रिस्क नहीं होता है। इतनी बड़ी गिरावट भी दोस्तों एक रिस्क ही है। 65% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है। कोई शायद ही 100 में से 5% लोग ही इस जैसी गिरावट को फेस कर सकते हैं, अदरवाइज 95% लोग या 90% लोग लॉस बुक करके कब के निकल चुके होते हैं। तो कहने का मतलब है पहला लेसन जो हमें मिल रहा है पास्ट के डेटा पे देखने को मिल रहा है कि भैया ETF में भी रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के हम यहाँ पैसा लगा सकते हैं, ETF में भी रिस्क होता है। तो हमें थोड़ा बहुत सोच समझ के काम करना होगा, या फिर हमारे अंदर इतना डिसिप्लिन हो कि हम एक बार पैसा लगाते हैं या हम वही पैसा लगाएं मार्केट में जो हमें 2 साल 3 साल 4 साल हमें उस पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या इतना आप माइंड में रख के पैसा लगाएं, तब तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर आँख मूंद के ETF में किसी भी ETF में पैसा लगाना भी रिस्क हो सकता है। ये दोस्तों अब निफ्टी 20 देख लेते हैं। निफ्टी 20 में भी दोस्तों 2 बड़ी गिरावट जहाँ तक हमें देखने को मिल रही है। 2008 के टाइम वही जो हमने वही दिखाया, यहाँ भी आपको लगभग 40% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी हमें रिसेशन की वजह से, तो देख पा रहे होंगे। और बाकी यहाँ हमें कोरोना के टाइम पे देखने को मिली थी जो 40% के आसपास, और एक यहाँ भी हमें कुछ गिरावट देखने को मिली थी लगभग 20% के आसपास। तो भैया ETF में भी 20%, 25%, 30%, 40% तक की भी गिरावट होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। पास्ट में भी हुआ है, फ्यूचर में भी देखने को हमें इतनी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। पर दोस्तों एक बात ये भी सत्य है दोस्तों कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो ETF से अच्छा निवेश कोई नहीं है। ये भी बात एक सच है। अगर आप ETF में भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट में टिक ही नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ETF से अच्छा कोई भी तरीका नहीं है मार्केट में पैसा बनाने का, या तो फिर आप स्टॉक मार्केट छोड़ ही दीजिए। ये भी एक बात सत्य है। तो इतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें या कोई भी अच्छा यूट्यूबर आपको यही कहेगा, या कोई भी मार्केट में अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है या कैसे भी कहे, तो वो हमेशा यही कहेगा दोस्तों मार्केट में आप जो भी पैसा लगाइए वो पैसा होना चाहिए जो आपको अगले 3 से 4 साल 5 साल की ज़रूरत ही नहीं है, यानी फ्री कैश है वो आपका। उस पैसे की आपको आने वाले टाइम में ज़रूरत नहीं है, वो आपका लॉन्ग टर्म विज़न है उस पैसे पे। तो वो पैसा लगाएंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी ETF में आप निवेश करें वो आप लॉन्ग टर्म समझ के ही करें। और जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं कोई ETF, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो अगर आप यहाँ पे कोई बाइंग करते हैं और आप लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, पर दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म में ही आपको लगभग 27% दे देता है प्रॉफिट, तो बुक कर लीजिए प्रॉफिट। क्यों वेट करना लॉन्ग टर्म का? देखिए विज़न हमें लॉन्ग टर्म का ही लेके चलना है, पर हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट बुक भी कर लेना है अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। हमें दोनों तरफ से खेलना है। देखिए हमें मार्केट में हमेशा वर्स्ट केस लेके चलना चाहिए। इन केस अगर शॉर्ट टर्म में हमें रिवार्ड मिल जाता है तो हमें रिवार्ड बुक कर लेना चाहिए। ऐसे अगर माइंड सेट के साथ अगर ETF में काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कोई पोजीशन बनाइए, लॉन्ग टर्म लेके चलिए। अगर अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में हो जाएगा तो आप बुक कर लीजिए, और वो बुक किए प्रॉफिट को किसी और ETF में लगाइए, वहाँ से भी प्रॉफिट होता है फिर उसे बुक कर लीजिए। तो ऐसे काम करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा इन फ्यूचर। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई ETF की। अब हमने शुरू में कहा था कि हम कुछ स्टॉक से भी कंपेयर करेंगे। तो ये देख लीजिए दोस्तों, येस बैंक का स्टॉक, सबको पता होगा येस बैंक के साथ क्या क्या हुआ है पिछले 2-3 सालों में। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है हमें 2018 से। और दोस्तों एक समय 2018 में ये स्टॉक चल रहा था 382 रुपये के आसपास, और आज की डेट में चल रहा है 15 रुपये में। तो दोस्तों जो ETF और स्टॉक में जो सबसे बड़ा डिफरेंस तो होता है दोस्तों, वो यही होता है कि देखिए ETF में जब हमारा ETF यहाँ पे 104 पे था और फिर गिरते गिरते 39 पे आ गया। पर दोस्तों जो एक स्मार्ट निवेशक होगा वो यहाँ भी अगर उसके पास पैसे होगा तो वो एवरेज करने से डरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है ये इंडेक्स है, टाइम के साथ ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी कंपनियाँ हैं। बैंक भी इसमें एक कंपनियाँ नहीं है। हालांकि येस बैंक खुद अकेले एक कंपनी है, एक मैनेजमेंट है उसके पीछे, पर बैंक 20 या कोई भी ETF उसके पीछे कई सारी बिजनेस हैं, कई सारे कंपनियां काम कर रही हैं। और उसमें अगर कोई कंपनियां ज़्यादा लंबे टाइम तक अच्छा काम नहीं करती तो उसे बाहर भी कर दिया जाता है, और जो अच्छा काम करती है उसे अंदर ले लिया जाता है। मतलब कि कुल मिला के कहने मतलब उसके अंदर जो भी कंपनियां होंगी वो टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां होती हैं। तो कहने का मतलब इतनी बड़ी जब गिरावट आई इस ETF में 65%, 66% की, तो अगर एक अच्छा निवेशक है उसके पास पैसे अब भी हैं तो वो एवरेज करने से डरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है टाइम के साथ ही ETF या सेक्टर ऊपर ही जाता है। पर स्टॉक के केस में
पर स्टॉक के केस में आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट हुई है, अब यहाँ पे कोई एवरेज करने का नहीं सोचेगा, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक ही कंपनी काम कर रही है, यस बैंक, एक ही मैनेजमेंट है यस बैंक का। तो इसमें आप एवरेज करने का नहीं सोच सकते, क्योंकि इसमें आप ये बेट नहीं कर सकते कि ये टाइम के साथ ऊपर ही जाएगा। हो सकता है ये आने वाले टाइम में 7 रुपये, 5 रुपये या 2 रुपये तक भी चला जाए, इनकेस बढ़ भी सकता है, बट इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। ये स्टॉक है, ये इसके पीछे सिर्फ एक कंपनी है। चलिए अगला स्टॉक दिखा देते हैं। ये दोस्तों रिलायंस पावर का स्टॉक है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा मार्केट में। ये जिस डेट से लिस्ट हुआ है दोस्तों, 2008 में ये कंपनी का IPO आया था, लिस्ट हुआ था, और तब इसका प्राइस था लगभग, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 274 या 270 के आसपास। और तब से लेके ये आज तक लगभग 15 साल हो गए दोस्तों, लगातार ये गिरावट शो कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है एक स्टॉक और एक ETF के बीच में, जो आप आई होप समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि स्टॉक में अगर कोई बड़ी गिरावट आती है तो आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मैं इसे एवरेज कर लेता हूँ, या आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा एवरेज करने का कि मैं आज कुछ लिए मेरे पास पैसे हैं, मैं और एवरेज कर लूँ, इन फ्यूचर ये तो ऊपर ही जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते स्टॉक के साथ। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक को, एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है नायका का स्टॉक, जिसका कि IPO अभी 1.5 साल पहले ही आया था, ये मतलब बिल्कुल अभी की ही कंपनी है। और देख पा रहे होंगे जब ये स्टॉक आया था तो लगभग 400 के आसपास तक ये गया था नवंबर 2021 में, और जब से ये लिस्ट हुआ दोस्तों लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे लगभग 68% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या दोस्तों जो लोग 400 के आसपास इसमें बाइंग किए होंगे, क्या आज इसे एवरेज करने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों। यही डिफरेंस है स्टॉक और ETF के बीच में, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो अगर मेरे हिसाब से या किसी के भी हिसाब से ETF से सेफ रास्ता आपके पास नहीं है। हालांकि ETF में भी गिरावटें आएंगी, पर अगर आप अपना पैसा मैनेज करके चलेंगे, आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, तो एक बड़ी गिरावट में आप उसे एवरेज भी कर पाएंगे। क्योंकि स्टॉक के साथ ये आप नहीं कर सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट में आप एवरेज करने बैठ जाएं। और कोई भी यूट्यूबर या कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी काम करता है, आपको कभी रिकमेंड भी नहीं करेगा कि ऐसे स्टॉक में या इतनी बड़ी गिरावट में आपको स्टॉक में एवरेज करना चाहिए। स्टॉक में इतनी गिरावट में एवरेज करने का कोई मतलब नहीं है। स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है, इसका मतलब है कि उसके बिजनेस में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से इतना गिरा हुआ है, तो उस स्टॉक से निकल जाना ही बेहतर है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, अपने फंड को मैनेज करते हुए चलेंगे, और आप वही पैसा लगाएंगे ETF में जो आपको अगले 4 से 5 साल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और बड़ी गिरावट में अगर आप अपने फंड को मैनेज करते हुए चलेंगे ना, तो आप बड़ी गिरावट में उसे एवरेज करके उसको रिटर्न को और बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही बताया ETF में आपको एवरेज करने का एक ऑप्शन मिलता है जो आपको स्टॉक में नहीं मिलता है, क्योंकि ETF किसी सेक्टर का होगा या फिर इंडेक्स का होगा, और सेक्टर और इंडेक्स हमेशा टाइम के साथ ऊपर ही जाने को मिलते हैं। आप किसी भी सेक्टर का इतिहास उठा के देख लीजिए आज की डेट में, चाहे वो IT हो, चाहे वो FMCG हो, चाहे वो फिर फार्मा हो, या कोई भी हो सेक्टर, आप उसे उठा के देखेंगे अगर लॉन्ग टर्म में 10 साल का चार्ट, 15 साल का चार्ट, तो वो आपको ऐसे ही चार्ट देखने को मिलेगा जैसे इसका चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, टाइम के साथ ऊपर ही जाता है। तो अगर आप पैसे को मैनेज करके चलेंगे तो बड़ी गिरावट भी आएगी तो आप उसे एवरेज कर पाएंगे, और उस एवरेज किया हुआ पैसा, वही पैसा आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देगा, इनकेस अगर आपके पास डिसिप्लिन है। हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अगर क्योंकि हर कोई निवेशक इतनी बड़ी बड़ी गिरावट नहीं झेल सकता है, पर आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना होगा इनकेस फ्यूचर में भी बड़ी गिरावट आती है तो ETF में आपको लॉस बुक नहीं करना होता है। आप अगर, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि दोस्तों हो सके तो एकदम टॉप में बाय मत करिए, हो सके तो ऐसे, क्योंकि दोस्तों हम स्टॉक मार्केट में इतने बड़े लॉस से बच तो नहीं सकते, पर इतना तो कर सकते हैं ना कि हम यहाँ एकदम टॉप पे बाय नहीं करेंगे, हम थोड़ा यहाँ पे बाय करेंगे। हाँ कि भैया जब एकदम बॉटम बनाएगा तो लोग, और जो लोग टॉप पे बाय किए होंगे उनका पोर्टफोलियो 60% गिरेगा, हमारा 40% ही गिरेगा। तो कम से कम इतना तो हम अपने हाथ में मैनेज कर ही सकते हैं कि एकदम टॉप पे बाय ना करें, थोड़ा सा करेक्शन हो कोई ETF में तभी हम बाय करें, तो इससे हमें कुछ हद तक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बाकी हमें जो भी निवेश करना होता है हम हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश समझ में, मतलब लॉन्ग टर्म का फोकस करके चलें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी हम वही पैसा लगाएं जो हमें आने वाले कुछ टाइम के लिए जरूरत ना हो, तो ऐसे में आपका पैसा कभी फंसेगा नहीं मार्केट में। और हमेशा हमें वर्स्ट केस के को ही लेके चलना चाहिए, अगर इनकेस रिवार्ड मिलेगा मार्केट में तो हमें अच्छा ही है। बाकी दोस्तों ये था आज की वीडियो में, एक स्टॉक और ETF को हमने आपस में कंपेयर किया, दोनों के रिस्क को समझा, और कुल मिला के इसमें जो हमें समरी देखने को मिली, यही देखने को मिल रही कि देखिए रिस्क तो हर जगह है, स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम ही रिस्क है।
देखिए ETF कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, इसके पीछे भी स्टॉक ही काम कर रहा है, तो इनडायरेक्टली हम स्टॉक से जुड़े हुए ही हैं। तो ETF हो या जो भी हो, है तो इसके अंदर स्टॉक ही ना, तो मार्केट का रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में समझा कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क है, एक स्टॉक जीरो तक हो सकता है, पर ETF में आपको इस चीज़ की गारंटी मिल जाती है कि जीरो तो नहीं होगा, हाँ बड़ी गिरावट जरूर आएगी, पर अगर हम अपने फंड को मैनेज करते हुए चलेंगे, सही से डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, तो हमें नुकसान नहीं होगा। और ये हमने आज की वीडियो में देखा दोस्तों। बाकी स्टॉक मार्केट की एक कहावत है कि दुकानें बंद हो सकती हैं पर मार्केट कभी बंद नहीं होता। तो दोस्तों दुकानें मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है स्टॉक, एक पर्टिकुलर स्टॉक को आप दुकान कह सकते हैं, पर एक बाज़ार जो होता है यानी कि एक ETF यानी कि एक सेक्टर यानी कि एक इंडेक्स, वो कभी बंद नहीं होता है, वो टाइम के साथ ऊपर ही जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।